इधर रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सुधारक और प्रसिद्ध साहित्यकार पंडित सुंदरलाल शर्मा की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। बघेल ने छत्तीसगढ़ के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा के अमूल्य योगदान को याद करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के गांधी के नाम से जाने जाने वाले पंडित सुंदरलाल शर्मा ने ग्रामीण इलाकों में फैले अंधविश्वास, छुआछूत, रूढ़िवादिता जैसी कुरीतियों को दूर करने के लिए अथक प्रयास किया है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई राष्ट्रीय आंदोलनों से जुड़कर छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय चेतना का विस्तार किया। बघेल ने आगे कहा कि सच्चे मायनों में पंडित सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ में जनजागरण और सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे। उनका सादा जीवन और उच्च विचार हमें सदा प्रेरित करते रहेंगे। अगले साल 2022 में होने वाले 5 राज्यों के चुनाव पर ओमिक्रॉन का खतरा भी मंडराने लगा है। ऐसे में पूरे देश की निगाहें चुनाव आयोग पर टिकी हुई है। हालांकि प्रारंभिक बैठकों में स्वास्थ्य विभाग को टीकाकरण बढ़ाने पर जोर लगाने को कहा गया है और बहुत से जो दल हैं वो चुनाव तिथि में परिवर्तन भी जा रहे हैं। ऐसे में बौलौद दौरे पर निकले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इक्का दुक्का ओमिक्रॉन के केसेस आ जाने पर भारतीय जनता पार्टी इतना घबराई हुई क्यों है, उसे किस बात का डर है। और चुनाव आयोग ने जो बैठक की है, हालांकि उस बैठक में मैं नहीं था, लेकिन उसमें क्या निर्णय लिया गया है उसके विषय में मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन भारत निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता पहले से ही खंडित हो चुकी है। निर्वाचन आयोग को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा मीटिंग में बुलाया जाता है। इसमें चुनाव आयोग की कार्यशैली या यूं कहें कि कार्यप्रणाली संदिग्ध नजर से देखी जा रही है। स्वास्थ्य सचिव बैठक निर्वाचन आयोग ने किया है और उसमें किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं ये तो मैं नहीं बता सकता ना। उस बैठक में मैं शामिल था। तो एक तरफ पश्चिम बंगाल में लोगों की मौत हो रही थी और लगातार चुनाव करा रहे थे, जबकि चुनाव को जितने चरण है उसको एक चरण में करा दिया जाए ये भी डिमांड थी, उसके बाद भी नहीं माने। खबर राजनांदगांव से है, जहां पर खैरागढ़ रियासत के राजा और विधायक स्वर्गीय देवव्रत सिंह ने बच्चों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने पिता की वर्तमान पत्नी विभा सिंह पर उनके साथ दुर्व्यवहार करने का और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उन्होंने पीसी के दौरान कहा कि विभा सिंह उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान कर रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि खैरागढ़ के विधायक देवव्रत सिंह के निधन के बाद उनके अपनी वर्तमान दूसरी पत्नी विभा सिंह के साथ विवाद भी सामने आ रहे हैं। बीते दिनों सोशल मीडिया पर विधायक देवव्रत सिंह के द्वारा अपनी पत्नी विभा सिंह के खिलाफ थाने में शिकायत की गई और ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई, जिसमें देवव्रत सिंह ने अपनी वर्तमान पत्नी विभा सिंह के द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने की बात कही। शासन प्रशासन से हमारी यही मांग है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। आज हमारे पिता हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, इतनी गलत चीज़ें हो रही हैं, हमें धमकियां दी जा रही हैं। बस हम सबसे यही मांगेंगे और हम यही चाहते हैं कि आप सब हमारा साथ दें। तो इधर प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल परख कबीर सत्संग मेला और युवोदय कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि संत कबीर के उत्कृष्ट विचारों का छत्तीसगढ़ में गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसके सैकड़ों उदाहरण समाज में विद्यमान हैं। संत कबीर के ज्ञान का प्रकाश आज भी मानव समाज को आलोकित कर रहा है। वो न सिर्फ एक संत, कवि और प्रखर समाज सुधारक थे, बल्कि उससे भी आगे बढ़कर उन्होंने लोगों को जीवन जीने की शैली बताई। बता दें कि सीएम बघेल धमतरी विकासखंड के डोंगेश्वर धाम देवपुर में आयोजित परख कबीर सत्संग मेला एवं युवोदय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने यहाँ सत्संग भवन, सह ध्यान कक्ष और मनन वाटिका का भूमि पूजन करने के साथ ही सदगुरु अभिलाष साहेब वाचनालय का लोकार्पण भी किया। उन्होंने मेले क्षेत्र के सौंदर्यीकरण की घोषणा के साथ ही संत कबीर आश्रम के विकास के लिए 20 लाख रुपए मंजूर करने और जिला पंचायत अध्यक्ष के आग्रह पर जेतखाम निर्माण के लिए सतनामी समाज को 10 लाख रुपए स्वीकृत करने का ऐलान भी किया। बलरामपुर के रामानुजगंज में वन विभाग की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। यहां पर बता दें कि वन विभाग की टीम ने लकड़ी तस्करी कर रहे युवक को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पिकअप वाहन समेत 18 नग इमारती लकड़ी है वो बरामद की गई। फिलहाल पकड़े गए आरोपी से पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है। तो वहीं
आरोपी से पूछताछ के बाद ये पता चला कि अवैध लकड़ी तस्करी करके छत्तीसगढ़ से झारखंड की ओर ले जाता था और उसकी बिक्री करता था। जहां वन विभाग की टीम ने पिकअप में जब बल्ली के साथ वाहन की राजसात की कार्रवाई शुरू कर दी है। गश्ती के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि विजयनगर से पिकअप वाहन में लकड़ी लोड करके आ रही थी, जिसे कर्मचारियों के द्वारा सभी जगह तैनाती करके उस गाड़ी को रंगीला चौक रामानुजगंज के पास रुकवाकर पकड़ा गया। पकड़ने के पश्चात उसमें लकड़ी एवं पिकअप दोनों की कीमत लगभग 2 लाख रुपए के आसपास है और इसमें जो है हम लोगों के द्वारा राजसात की कार्रवाई के लिए की प्रक्रिया की जा रही है। खबर राजधानी रायपुर से है, जहां पर नवजोत सिद्धू के निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले हवलदार संदीप सिंह ने पुलिस विभाग के खिलाफ नवजोत सिद्धू द्वारा की गई टिप्पणी पर नाराजगी व्यक्त की। सिद्धू ने जो किया उसके लिए नवजोत सिद्धू जिम्मेदार हैं। सिद्धू को ऐसी टिप्पणी करने से पहले किसी को ये सोचना चाहिए था कि कितने पुलिस वाले हैं। पंजाब के काले युग में राजनीतिक नेताओं की रक्षा करते हुए अधिकारी शहीद हुए और आज भी नेताओं को भीड़ से बचाया जाता है। इसलिए मैं नवजोत सिद्धू के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने जा रहा हूं। जांजगीर में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने यहां पर नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर अपहरण कर शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यहां पर बताया जा रहा है कि आरोपी नाबालिग को जम्मू कश्मीर भगा कर ले गया था, जिसके बाद अब वो वापस गांव आया तो नाबालिग को भी अपने साथ लेकर आया, जिसकी सूचना परिजनों को तुरंत लगी, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिग बेटी को ग्राम भात महल के रविशंकर चंद्रा द्वारा बहला फुसला कर अपहरण करके ले गया है कि रिपोर्ट पर धारा 363 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के द्वारा अपहृता का शीघ्र दस्तयाब करने एवं आरोपी की पतासाजिश कर न्यायिक रिमांड में भेजने हेतु निर्देश दिया गया था। वहीं रायपुर में धर्म संसद में महात्मा गांधी के खिलाफ बोले गए अपशब्द का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं धर्मगुरु कालीचरण की भाषा पर नगर निगम सभापति प्रमोद दुबे ने कहा कि हम लोग भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, किसी भी संत को ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। महात्मा गांधी जिन्हें पूरा देश बापू के नाम से जानता है, उनके लिए ऐसी भाषा का प्रयोग जितना उसकी निंदा की जाए उतना ही कम है। कालीचरण महाराज कभी संत नहीं हो सकते और जो संत हैं वो ऐसी भाषा का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब सनातन धर्मी हैं और हमने अपने ग्रंथ और अपने आध्यात्म पढ़े हैं और सुने हैं, उसमें इस प्रकार की भाषा का कहीं उपयोग नहीं किया गया है। सनातन धर्मी एक दिशा और दशा तय करने के लिए, मार्गदर्शन लेने के लिए कोई कार्यक्रम कराते हैं। कालीचरण जी ने जो भाषा का उपयोग किया वो कतई निंदनीय है। हम इसी के खिलाफ FIR करने गए थे और ऐसे लोगों को छत्तीसगढ़ में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो हमारी शांति और सद्भावना का बिगाड़ने का प्रयास